देखिए स्टूडेंट्स, गणितीय प्रत्याशा की डेफिनेशन सबसे पहले हमको समझनी है। तो गणितीय प्रत्याशा की डेफिनेशन ये है कि रैंडम वेरिएबल यानी यादृच्छिक विचर x के अगर भिन्न भिन्न मान हम मान लें x1, x2, x3 डॉट डॉट का मतलब n तक ले सकते हैं या जितने भी हो, ये रैंडम वेरिएबल है x1, x2, x3 डॉट डॉट। इन वेरिएबलों के कैरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, x1 के लिए p1, x2 के लिए p2, x3 के लिए p3 हो, तो हम इन विचरों x1, x2, x3 के मानों की सहायता से गणितीय प्रत्याशा ज्ञात कर सकते हैं। तो गणितीय प्रत्याशा का मतलब होता है माध्य। जो भी विचर हमको दे रखे हैं उनका माध्य क्या है, इसको हम Ex से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर P1, P2, P3 डॉट डॉट अगर ये इनकी प्रायिकताएं हैं तो जो गणितीय प्रत्याशा होती है उसको हम Ex से प्रदर्शित करेंगे। देखिए गणितीय प्रत्याशा यानी कि माध्य या प्रत्याशित मान भी इसको बोल सकते हैं, इसको हम प्रदर्शित करेंगे Ex से। इससे प्रदर्शित कर सकते हैं हम गणितीय प्रत्याशा को। तो Ex की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे हम, तो देखिए माध्य या फिर इसको हम बोलेंगे गणितीय प्रत्याशा। तो क्या फॉर्मूला जो होना है वो यहां से हो जाएगा Ex, यानी गणितीय प्रत्याशा को या माध्य को हम Ex से प्रदर्शित करेंगे और Ex की जो वैल्यू होगी वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3, इसी तरीके से जितने भी रैंडम वेरिएबल होंगे और उनके संगत जो प्रायिकताएं होंगी उनको हम इनटू कर देंगे। यहाँ पर इसको हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये एक श्रेणी के रूप में लिखे हुए हैं प्लस का निशान लगा करके, तो इनको हम समेशन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं i इक्वल टू 1 टू n, n अगर प्रत्याशित n अगर रैंडम वेरिएबल हो तो i की वैल्यू 1 टू n हो जाएगी और ये हो जाएगा xi और इंटू pi। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास गणितीय प्रत्याशा को ज्ञात करने के लिए। इस सहायता से हम जो हमको रैंडम वेरिएबल दे रखे होंगे उनसे गणितीय प्रत्याशा निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी और वो फॉर्मूले हैं जो अभी हम देखने वाले हैं आगे। तो ये हमारे पास गणितीय प्रत्याशा का फॉर्मूला हो गया। गणितीय प्रत्याशा के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रायिकता बंटन। तो प्रायिकता बंटन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रायिकता बंटन का मान सीधा सा है कि एक टेबल बनानी होती है x और px के लिए, तो वो प्रायिकता बंटन कहलाती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट आ जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रायिकता बंटन। तो प्रायिकता बंटन में हमें कुछ नहीं करना होता है, हमारे पास x के मान होते हैं पहले से ही और x के मानों के संगत हमारे पास प्रायिकताएं भी होंगी, जैसे x1, x2, x3 सारे रैंडम वेरिएबल है और उनके संगत प्रायिकताएं p1, p2, p3 ये निकल जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमको x और px के बीच में एक टेबल बनानी है
जो प्रायिकता बंटन कहलाती है। तो वो जो टेबल होगी वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। x के संगत जो प्रायिकता होगी उसको हम लिखेंगे इसके अंदर px। तो यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएंगी x की जितनी भी होंगी और इनके नीचे उनकी संगत प्रायिकताएं आ जाएंगी जो भी होगी। तो इस टेबल के अंदर x और px की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रायिकता बंटन। यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो सभी प्रायिकताएं हैं px इनका टोटल 1 होना चाहिए। सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होना चाहिए, ये एक इसकी कंडीशन है। अगर हमारे पास सभी प्रायिकताओं का टोटल 1 नहीं आता है तो इसका मतलब ये मानना पड़ेगा हमको कि हमारे से कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है और प्रायिकता गलत निकली है, इसलिए उसका टोटल 1 नहीं आ रहा है। तो प्रायिकता बंटन का में सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये सेकंड टर्म है इसकी। इसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में, 4 ऑप्शन है जिसमें से ये पहला हो गया, ये पहला ऑप्शन हो गया इसका। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूसरा हो गया। और अब जो तीसरा ऑप्शन है इसका वो है वेरिएंस। तो वेरिएंस का मतलब होता है प्रसरण। तो हमको प्रसरण निकालना है तीसरे टॉपिक पर। तो थर्ड पॉइंट इज वेरिएंस। यानी प्रसरण। इन सबके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग ही हमको सारी चीजें अप्लाई करनी है। तो वेरिएंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वेरिएंस के लिए जितने भी रैंडम वेरिएबल दिए हुए हैं x, उनको फॉर्मूले में अप्लाई करना पड़ेगा। वेरिएंस को हम प्रदर्शित करते हैं VAR ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ x का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। ये प्रसरण ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x। जितने भी हमको वेरिएबल दिए हुए हैं x, उन सभी का ये मान निकलेगा। अभी जैसे हमने ऊपर अभी EX यानी प्रत्याशित मान, प्रत्याशा ज्ञात करने के लिए हमने ऊपर एक फॉर्मूला देखा था। वहां पर ऊपर फॉर्मूला था EX इक्वल टू सिग्मा x इंटू पी एक्स, x इंटू पी एक्स। अभी हमने ऊपर ये फॉर्मूला लिखा है प्रत्याशित मान का यानी प्रत्याशा का, सिग्मा x इंटू पी एक्स। तो यहां पर ये देखिए कि जब E के अंदर x लिखा हुआ है तो समेशन के अंदर भी x और पी एक्स ही लिखा हुआ है, यानी यहां पर x से इंटू हो रहा है। अगर ये EX है तो पी एक्स तो प्रोबेबिलिटी हो गई, तो इंटू किससे हो रहा है? x से। क्यों? क्योंकि E के अंदर x लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर E के अंदर x स्क्वायर लिखा हुआ होगा तो फिर ये x स्क्वायर से गुणा होगा समेशन के अंदर, x स्क्वायर और इंटू पी एक्स। तो यहां पर जो ये EX स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम यहां पर सिग्मा x स्क्वायर इंटू पी एक्स से निकालेंगे। EX की वैल्यू डायरेक्ट x इंटू पी एक्स से निकलेगी। यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो वेरिएंस ऑफ x हमारे पास आ जाएगा। इससे हम अपना प्रसरण निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। लास्ट टॉपिक इसके अंदर जो आता है फोर्थ नंबर का, वो फोर्थ नंबर का है टॉपिक मानक विचलन। प्रसरण की सहायता से ही मानक विचलन निकलता है। तो अब हमको इसका मानक विचलन निकालना है। देखिए, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसका, नेक्स्ट पॉइंट होता है मानक विचलन। मानक विचलन को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन।
तो मानक विचलन को जैसे प्रसरण को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से, तो मानक विचलन को हम लिख देंगे यहां पर अंडर रूट प्रसरण। तो मानक विचलन अंडर रूट प्रसरण, यानी ऊपर जो प्रसरण की वैल्यू आएगी उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, तो मानक विचलन का मान आ जाएगा। तो यहां पर शुरुआती तौर पे ये जो चार चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के द्वारा हमें सारे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट करता हूं, देखिए। गणितीय प्रत्याशा के लिए सबसे पहले हमको यादृच्छिक विचर x के बारे में विचार करना पड़ेगा। यादृच्छिक विचर यानी रैंडम वेरिएबल। अब ये x की वैल्यू पता कैसे लगेगी कि कौन सी है? जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि मान लीजिए हमने सिक्कों को 3 बार उछाला या 3 सिक्कों को 1 बार उछाला, तो वो एक ही बात है, या तो एक एक करके 3 बार हम सिक्के उछाल दें या 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दें। तो कहने में यही आएगा कि 3 सिक्के उछाले गए। तो उन 3 सिक्कों के अंदर हेड या टेल आने की संख्या को अगर हम यादृच्छिक विचर x माने, जैसे मान लीजिए हेड आने की संख्या को यादृच्छिक विचर माने, तो x के मान क्या होंगे? यानी हम 3 सिक्के उछाल रहे हैं, अब उसमें हेड या टेल में से कुछ ना कुछ आना ही है। तो हम केवल अभी ये देख रहे हैं कि 3 सिक्कों को अगर उछाला जा रहा है तो हेड कितनी बार आएगा। जितनी बार आएगा वही रैंडम वेरिएबल है x। तो 3 सिक्कों को अगर उछाला जा रहा है तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक बार भी हेड नहीं आए, तीनों बार टेल आ जाए। तो ऐसी स्थिति में x इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि एक बार भी हेड नहीं आया। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 3 सिक्कों को हम उछाल रहे हैं और एक बार हेड आ जाए और 2 बार टेल आ जाए, तो x इक्वल टू यहां पर फिर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 सिक्कों को उछालने पर यदि 2 बार हेड आ गया और एक बार टेल आया, तो ऐसी स्थिति में x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और तीनों बार हेड अगर आता है तो फिर x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी प्रयोग को कितनी बार दोहराया गया है उस संख्या तक x के मान होते हैं, और घटते क्रम में हम 0 तक ले सकते हैं। जैसे यहां पर इस एग्जाम्पल में 3 सिक्के उछाले गए, तो जो रैंडम वेरिएबल x होगा उसका अधिकतम मान 3 ही हो सकता है। तो 3 से फिर घटते क्रम में 2, 0, 1 ले सकते हैं हम। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 5 पासे उछाले जा रहे हैं, तो 5 पासों के ऊपर 3 का अंक कितनी बार आएगा? तो वही संभावना है, 3 का अंक अधिकतम 5 बार आ सकता है। यानी 5 पासों को अगर उछाल रहे हैं और पांचों ही बार 3 का अंक आ गया, तो x की वैल्यू 5 हो गई। फिर उससे कम ही होगी कि 4 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है और 1 बार भी आ सकता है। और हो सकता है कि एक बार भी 3 नहीं आए, तो x की वैल्यू वहां पर 0 हो जाती है। तो हमको किसी भी प्रयोग जो क्वेश्चन में हमको दे रखा होगा उसमें सबसे पहले यही मालूम करना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या क्या है, और उन x की वैल्यू पर उनकी प्रायिकताएं कितनी कितनी है। x के जितने मान होंगे उतनी ही उनकी प्रायिकताएं हमको अलग अलग निकालनी पड़ेगी, और उन प्रायिकताओं से और x के मानों से हमको गणितीय प्रत्याशा यानी कि माध्य निकालना है, ex की वैल्यू निकालनी है। तो ex की वैल्यू के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसके द्वारा हम किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी चीजों को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं, ताकि आप सभी के दिमाग में ये सारी चीजें क्लियर हो जाए कि ये 4 फॉर्मूले जो हमने लिखे हैं इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी प्रश्न में, और x के मान किस तरीके से निकालेंगे वो भी चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है अपने ऊपर जो नियम हमने समझे उनको अच्छी तरीके से और समझने के लिए। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक सिक्का 4 बार उछाला जाता है, यदि चित आने की संख्या x से सूचित हो तो प्रायिकता बंटन
यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रत्याशित मान यानी कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, और प्रसरण यानी वेरिएंस, ये चीज हमको याद करनी है। अब यहां पर एक सिक्का 4 बार उछाला जाता है, तो चित्त कितनी बार आ सकता है उस संख्या को हमें x मानना है। तो जब एक सिक्के को 4 बार उछालेंगे तो चारों बार, जैसे हमने एक सिक्के को 4 बार उछाल दिया, तो इन चारों बार हेड या टेल में से कुछ ना कुछ आएगा जगह पर, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि पहले वाले सिक्के के ऊपर हेड आ गया और बाकी सबके ऊपर टेल आया है, और हमको हेड आने की संख्या को, चित्त का मतलब हेड आने की संख्या को x मानना है। तो अगर 4 सिक्कों में से एक सिक्के पर हेड आ रहा है तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर 2 सिक्कों पर हेड आ रहा है और 2 पर टेल तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 सिक्कों पर हेड और 1 पर टेल तो x इक्वल टू 3, और चारों पर हेड आ जाता है तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हमको इस तरीके से ये मालूम करना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या है। तो प्रश्न में हमको दिया होगा स्पष्ट कि हमें प्रायिकता किस चीज की ज्ञात करनी है, तो जिस की भी प्रायिकता ज्ञात करनी होती है उसी को ही x मानते हैं। तो यहां पर चित्त आने की संख्या को x मानना है, तो 4 सिक्कों के ऊपर चित्त आने की संख्या 0 1 2 3 4 होगी। 0 का मतलब है कि एक बार भी चित्त नहीं आएगा। चलिए देखिए इसको करके देखते हैं। माना यादृच्छिक विचर x सिक्कों पर चित्त यानी कि हेड आने की संख्या हो तो x इक्वल टू होगा 0 1 2 3 और 4। x इक्वल टू 0 का मतलब है कि चारों सिक्कों पर हेड नहीं आएगा तो 0 हो गया। x इक्वल टू 1 का मतलब है कि 4 में से एक सिक्के पर हेड है और बाकियों पर नहीं है तो x इक्वल टू 1। 2 3 4 का मतलब वही है कि 2 बार हेड, 3 बार हेड या चारों बार हेड आ जाता है। अब हमको यहां पर सिक्के के ऊपर हेड या टेल आने की प्रायिकता लिखनी पड़ेगी। देखिए सिक्के के ऊपर कोई भी आ जाए, या चाहे हेड आ जाए या टेल आ जाए, दोनों की ही प्रायिकता 1/2 होती है। तो सिक्के पर हेड या टेल आने की प्रायिकता, तो सिक्के पर हेड आए या टेल आए दोनों की ही प्रायिकता 1/2 होती है, क्योंकि सिक्के की टोटल घटना 2 होनी है, हेड आएगा या टेल आएगा, और उसमें से एक अनुकूल घटना होती है क्योंकि एक जगह पर हेड और एक जगह पर टेल होता है। तो सिक्के पर हेड या टेल आने की प्रायिकता 1/2 होती है। तो देखिए यहां पर हमने यादृच्छिक विचर x के मान तो पता कर ही लिए कि x की वैल्यू 0 से लेकर के 4 होगी, और सिक्के पर हेड या टेल आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 होगी। अब हम यहाँ पर जब 4 सिक्कों को उछालेंगे तो कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं, उन सभी घटनाओं की संभावना लिख लेते हैं, जिससे हमको आसानी से मालूम चल जाएगा कि एक बार हेड या 2 बार हेड कितनी जगह पर आ रहा है। वो हम अब यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए सिक्कों की चार उछालों में कुल घटना, 4 उछालों की कुल घटना क्या क्या हो सकती है वो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए सिक्कों के ऊपर जब कुल घटना निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n का मतलब यहाँ पर है कि सिक्के को कितनी बार उछाला गया है। तो हमारे पास सिक्के 4 बार उछाले जा रहे हैं तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 कुल घटनाएं हमको यहाँ पर प्रदर्शित करनी है। अब वो 16 कुल घटनाएं कौन कौन सी होंगी वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए सबसे पहली घटना हम ये मान के चल रहे हैं
कि एक बार भी हेड नहीं आएगा, यानी सिक्कों को 4 बार उछाला और एक बार भी हेड नहीं आएगा, इसका मतलब है कि चारों ही बार टेल आएगा। तो ये चारों बार टेल की घटना हो गई, एक बार भी हेड नहीं आ रहा है। अब हम एक हेड की घटना लिखना चाहते हैं, एक हेड और 3 टेल। ये घटना 4 प्रकार से घटेगी, एच की स्थिति बदलते हुए क्रम के हिसाब से, कि पहली बार में टेल आ गया और फिर हेड आ गया और उसके बाद फिर 2 बार टेल आ गया। तो ये सिंगल हेड की घटना हो गई। यही घटना फिर दोबारा घट सकती है किसी और तरीके से, कि 2 बार टेल, फिर तीसरे नंबर पर हेड और फिर टेल आए। फिर एक और बार ये घटना घट सकती है कि शुरू के 3 बार में टेल और अंत में हेड आ जाए। तो इन चारों घटनाओं में हेड एक बार आ रहा है। अब हम 2 हेड की घटना लिख रहे हैं, 2 बार हेड और 2 बार टेल। यानी जो जो संभावनाएं घट सकती है वो सारी संभावनाएं हमको यहां पर लिखनी है। तो 2 बार हेड की घटना लिख रहे हैं अभी। अब 2 बार हेड चल रहा है इसमें। एक घटना हो सकती है कि पहले हेड फिर टेल फिर हेड फिर टेल। फिर एक और घटना घट सकती है कि पहले टेल आ जाए, फिर हेड और फिर टेल और फिर हेड। या और एक और बार हो सकता है कि टेल आ जाए और अंत में जो घटना घटेगी वो घट सकती है कि पहले हेड आ जाए और उसके बाद बीच में 2 टेल आ जाएं और अंत में हेड आ जाए। फिर इसके बाद ये 2 हेड की घटना थी, अब हम 3 हेड की घटना लिखना चाहते हैं। तो हेड 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 और टेल, ये 3 एच की घटना है। ये भी अलग अलग क्रम में घट सकती है। तो ये सारी घटनाएं हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसकी। और एक घटना हो सकती है कि चारों ही सिक्कों के ऊपर हेड आ जाए, कहीं पर भी टेल नहीं आए। तो ये हमारे पास 16 घटनाएं होनी चाहिए टोटल। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 5 16 घटनाएं हमारे पास हो गई। तो ये कुल घटनाएं हैं 4 सिक्कों को उछालने के लिए। अब हम क्रम से x बराबर 0 1 2 3 4 के लिए प्रायिकता निकाल करके देखेंगे कि कितनी कितनी हो रही है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए सबसे पहली प्रायिकता आ जाएगी x बराबर 0 की। तो p x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक बार भी हेड नहीं आएगा। एक बार भी हेड नहीं आने की घटना यहाँ पर केवल ये एक घटना है, टी 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 वाली। तो अनुकूल घटना 1 और टोटल 16 है, तो 1/16 हो गई। तो पी एक्स बराबर 1, इसका मतलब है कि एक सिक्के के ऊपर हेड आना चाहिए, बाकी 3 पर नहीं। तो ये दूसरे नंबर की घटना, तीसरे नंबर की घटना, चौथी और ये 5वीं घटना जो है, इन सब में सिंगल हेड है। तो टोटल 4 घटनाएं हैं ये, तो ये हो जाएगी 4/16। इसी तरीके से पी एक्स बराबर अगर हम 2 के लिए निकाल करके देखें कि 2 बार हेड और 2 बार टेल आना चाहिए, तो 2 बार हेड और 2 बार टेल यहाँ पर आ रहा है, इन 6 घटनाओं में आ रहा है। तो ये घटना हो गई 2 बार हेड आने के लिए, तो 6/16 हो जाएगी। फिर पी एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 3 का मतलब 3 बार हेड आना चाहिए। तो 3 बार हेड के लिए यहाँ पर ये वाली घटना है, एक ये है, एक ये है और एक ये, 4 घटनाएं हैं। 4/16 हो गया। इसी तरीके से पी एक्स बराबर 4 के लिए, यानी चारों ही बार हेड आ जाए, तो चारों बार हेड आने की घटना केवल ये एक है, तो ये हो जाएगी 1/16। तो हमने ये सारी प्रायिकताएं लिख ली कुल घटना के हिसाब से। अब हमको इस प्रश्न के अंदर करना क्या है, हमको यहाँ पर सबसे पहले निकालना है प्रायिकता बंटन, और प्रायिकता बंटन के बाद माध्य, और माध्य के बाद फिर प्रसरण। तो सबसे पहले प्रायिकता बंटन निकालेंगे। प्रायिकता बंटन का मतलब केवल एक सारणी होती है, तो वो हमको सारणी बनानी है। अब तो देखिए सारणी बना लेते हैं यहाँ पर।
तो अब हम यहाँ पर प्रायिकता बंटन की सारणी बना रहे हैं। प्रायिकता बंटन यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर आएगा px। तो x की वैल्यू हमारे पास है 0, 1, 2, 3 और 4। x की जो भी मान है वो यहाँ x में आ जाएंगे और इन वैल्यू पर जो प्रोबेबिलिटी है वो इसकी यहाँ आ जाएगी 1/16, 4/16, 6/16। देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, काट करके लिख सकते हैं, सरल करके। तो जैसे 1/16 तो ठीक है, 1/16 ही आना है, ये तो ऐसा कैसे ही रह जाएगा। 4/16 को हम लिख सकते हैं 2/8, 2/8 भी नहीं, 1/4, 1/4। 6/16 को हम लिख सकते हैं 3/8। x इक्वल टू 3 पर हम इसको 2 से काट करके 4 से काट के लिख सकते हैं 1/16, सॉरी 1/4। और ये 1/16 ही रह जाएगी। यहाँ पर एक चीज हमको चेक करनी है कि जो सिग्मा पी एक्स है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ के देखेंगे हम तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा प्रायिकता बंटन सही है। तो प्रायिकता बंटन निकलने के बाद अब हमको निकालना है इसका माध्य। माध्य का मतलब प्रत्याशित मान यानी कि ई एक्स। तो ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, यानी एक्स के मान और उनकी प्रायिकताओं का गुणनफल। तो यहां पर हमको क्या करना है कि जो हमने ये सरल करके अनुपात लिखे हुए हैं इनकी जगह पर ऊपर के ही मान लिखेंगे ताकि हमको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो जैसे x की वैल्यू सबसे पहली 0 थी और उसकी संगत प्रायिकता थी 1/16, प्लस x की वैल्यू 1, उसके संगत प्रायिकता है 4/16, प्लस x की वैल्यू 2, प्रायिकता x बराबर 2 के लिए थी 6/16, प्लस x इक्वल टू 3, 3 की प्रायिकता हमारे पास 4/16 आई थी, और प्लस x इक्वल टू 4 के लिए जो प्रायिकता थी वो 1/16 आई थी। यहां पर अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली संख्या तो 0 हो गई, उसको हम छोड़ सकते हैं या लिख दो पहले 0, 4/16, 12/16 प्लस 12/16 और 4/16। इन सब का टोटल अगर हम करते हैं तो देखिए नीचे सबके नीचे 16 है, तो 4, 12 और 12 24 और 8 32/16 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। तो ये हमने अभी प्रायिकता बंटन निकाल लिया है और प्रायिकता बंटन के बाद हमने माध्य निकाल लिया है। अब माध्य निकालने के बाद हमको निकालना है इसका प्रसरण। अब प्रसरण का फॉर्मूला हम ऊपर देख चुके हैं क्या होता है। तो प्रसरण का जो फॉर्मूला है वो होता है वेरिएंस ऑफ एक्स ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस ऑफ एक्स यानी प्रसरण का फॉर्मूला है। अब ई एक्स की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 2 आई है, तो यहां पर ई एक्स की वैल्यू तो हम 2 लिख देंगे। अब ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको अभी और निकालनी है, जिसको हम यहाँ पर रखेंगे मान इसके अंदर। तो ई एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। एक्स स्क्वायर लिख रहा है तो एक्स स्क्वायर आता है, एक्स होता है तो यहाँ पर एक्स का इंटू होता है। तो अब एक्स की वैल्यू का स्क्वायर करना है और साथ में उसकी प्रायिकता लिखनी है। तो एक्स की वैल्यू सबसे पहली थी 0, तो 0 का स्क्वायर और 0 पर प्रायिकता थी 1/16, प्लस अगली संख्या है 1,
x की, तो 1 का स्क्वायर, और 1 पर जो उसकी प्रायिकता थी वो थी 4/16, प्लस x की नेक्स्ट वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर, और 2 पर उसकी जो प्रायिकता थी वो थी 6/16, ये हम ऊपर निकाल चुके हैं सारी। x की वैल्यू 3, तो 3 का वर्ग, और 3 की जो प्रायिकता थी वो थी 4/16, और x इक्वल टू 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, और इसकी वैल्यू थी 1/16 प्रायिकता की। पहली संख्या तो 0 हो गई, इसको हम छोड़ सकते हैं। यहां पर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 किया तो 4/16 ही आएगा, प्लस यहां पर 2 का स्क्वायर किया तो 4 इंटू 6 24 हो जाएगा, तो 24/16 हो जाएगा ये। यहां पर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36/16, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16/16। यहाँ पर इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 60 और 20 80, और बटे में 16, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 5। तो ये EX² की वैल्यू आई है। अभी हमको प्रसरण ज्ञात करना है, तो प्रसरण हमने अभी निकाला नहीं है, तो अब हम प्रसरण निकालते हैं इसका। तो प्रसरण यानी कि वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू EX² माइनस E का वर्ग, मान रख देते हैं इसके अंदर। तो EX² की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, और EX की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 2 आई थी, और उसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 4 और इक्वल टू हो गया 1। तो वेरिएंस ऑफ x यानी कि प्रसरण 1 हो गया। अब हमको प्रश्न में देखना है कि और क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी थी। तो हमको यहाँ प्रायिकता बंटन निकालना था, माध्य हम निकाल चुके हैं, और प्रसरण भी निकाल चुके हैं। तो हमको प्रश्न के अंदर जो तीनों चीजें पूछी थी वो तीनों हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो इस तरीके से हमको सबसे पहले प्रश्न के अंदर x का पता करना है कि x क्या होगा, फिर उसके संगत प्रायिकताएं क्या क्या होंगी, और 4 फॉर्मूले हैं, प्रत्याशित मान का, बारंबारता बंटन का, माध्य का, और प्रसरण का, और मानक विचलन का। तो इन सभी के मानों को हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो आसानी से हो जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप लोगों के समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।